हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एट्थ क्लास हिस्ट्री की सीरीज में इसका लास्ट चैप्टर 10 स्वतंत्रता के बाद इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। पूरा आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत हम लोगों ने इसमें देखा। 1947 के बाद क्या चीज़ें हुई जब देश आज़ाद हो गया, एक नया और खंडित राष्ट्र। तो आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। 552 रियासतें थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। ये लोग स्वतंत्र शासन कर रहे थे। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था, ज़रूरी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो ये कुछ समस्याएं थीं। 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए जब पार्टीशन हुआ 1947 में। तो और उस समय 552 रियासतें थीं जो अलग अलग नवाबों के, जहाँ पर राजा और नवाब क्या है शासन चला रहे थे, तो उनके लिए भी राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना था। दूसरा, इतने बड़े शरणार्थी जो थे, इनको रोजगार भी देना एक प्रॉब्लम थी। और ये जो अब राष्ट्र अस्तित्व में आया भारत, तो इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी। ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स सामने आई। इस चित्र को आप देखें, ये इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में जब किया गया, तो वहाँ का ये चित्र है। तो इसमें क्या है, अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 23 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। गांधी जी चाहते थे हिंदू मुसलमान एक साथ रहें सद्भावना के साथ, लेकिन ये इसका विरोधी था। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना, दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। गतिविधि क्या कहती है यहाँ पर? कल्पना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय होगी। लिखिए आप इस पर। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। इस 34.5 करोड़ आबादी थी उस समय, जो अब लगभग 140 करोड़ पर पहुंच गई है। ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भी थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है, ये भी एक समस्या थी। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आज भी क्या है, 60% गाँव ही हैं भारत में। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे।
यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को अगर नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। वैसे ही भारत क्या है, विविधता वाला देश रहा है। नए संविधान की रचना। अब यहाँ से नए संविधान की रचना के विषय में विचार शुरू होते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। 1946 में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच 300 भारतीयों ने क्या है, देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो क्या था, यहाँ पर संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, लेकिन इसके जो सदस्य थे वो पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी के लिए वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को ये अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला था। ब्रिटेन में और अमेरिका और इनके जैसे जो अन्य देश थे, इन देशों में जनता को ये अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला था। मतलब ऐसे नहीं दिया गया जैसे हमारे यहाँ। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, अमेरिका, ब्रिटेन और इनके जैसे अन्य देशों में। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को ये अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, वोट देने का अधिकार सभी के लिए होगा। इस शब्द का अर्थ समझते हैं, सार्वभौमिक वयस्क। इसका मतलब है सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होगा। जो 21 वर्ष के उस समय तय की गई थी आयु कि 21 वर्ष के जो भी पुरुष हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। आज के समय में 18 साल के जो भी हैं सब वोट कर सकते हैं। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू, ये जो संविधान सभा थी उसमें इस प्रस्ताव को पढ़ा गया है। कौन सा प्रस्ताव है ये? संविधान के उद्देश्यों पर
संविधान का उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है इसी आधार पर, इस प्रस्ताव के आधार पर ही क्या है, जो संविधान की सभा है वो संविधान की प्रस्तावना उसको तैयार किया गया था। संविधान की दूसरी विशेषता ये थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया था। आज भी माना जाता है, बट वास्तविक स्थिति ऐसी कहीं से कहीं तक नहीं है। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब इसमें देखिए भारत के कुछ लोग चाहते थे ये कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे देते कि देखो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गठन क्यों किया गया, क्योंकि वो मुसलमानों के हित के वजह से। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। भारत में मुसलमान तो थे, सिख और ईसाई भी थे। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी अधिकार दिए गए, जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। सभी को समान अवसर दिए गए। संविधान की तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। जो सबसे निर्धन लोग थे और सबसे वंचित वर्ग थे, उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी गईं। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। सब लोग जा सकते हैं मंदिरों में। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए, जैसे कि आज भी आरक्षण है। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, ये हरिजन शब्द मैंने बताया था कि गांधी जी ने दिया था दलितों के लिए, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, ये सही बात है कि जो हरिजन थे उनकी जो वो पढ़े लिखे नहीं या उनमें अशिक्षा ज़्यादा है, तो इसका कारण जो संपन्न वर्ग है, जो ऊंची जातियां हैं, सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनका कारण उनके वजह से था ऐसा। तो खांडेकर यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब ना केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। अंग्रेज़ों के आने से ऐसा बढ़ता गया। संविधान से उन्हें ये जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था, जिससे इन लोगों की स्थिति पहले जैसी हो सके। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनकी शक्तियां और इनके अधिकार क्या हों। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए।
उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। कुछ राज्यों के विषय में भी तर्क दे रहे थे कि उनको ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिले। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। अब ये जो मैसूर का एक सदस्य था, ये क्या बोलता है कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए जो बाकी देश है, बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। अब यहाँ गतिविधि और उससे पहले इस स्रोत को समझिए। स्रोत बन क्या है? हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, उसमें क्या कहा था? हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। ये नेहरू जी ने कहा था मुसलमानों के लिए। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं और दिए भी। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके लिए क्या है? अधिकार वही हैं जो कि बाकी लोगों के लिए हैं। गतिविधि क्या कहती है? एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि पिता का विश्वास है कि उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। इस अध्याय अर्थात तथा अध्याय 11 में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताएं कि दोनों के तर्क क्या हैं। अभिनय करके बताइए, एक्टिविटी है एक तरह की। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर होना चाहिए। ये बात सही भी है। मद्रास का जो एक सदस्य था उसने ये आग्रह किया था कि राज्य स्तर पर लोगों की जो कुशलता है उसके बारे में उसका जो प्रारंभिक भार है वो प्रांतीय सरकार के ऊपर होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया था, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ वगैरह से संबंधित मामले थे। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे केंद्र सूची में। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय किस में लिए गए? राज्य सूची में, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। वन और कृषि से संबंधित जो भी विषय थे उनको समवर्ती सूची में रखा गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस चित्र को देखें आप, इसमें ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पकार भी इनको कहा जाता है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई, क्योंकि अलग अलग भाषी प्रांत हैं हमारे देश में। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णामाचारी ने, जो हिंदी बोलने वाला समुदाय था, हिंदी नहीं बोलते थे जो लोग, उन लोगों की राय इस पर अलग थी।
ज़्यादातर जो हिंदी भाषी लोग थे वो ये कह रहे थे अंग्रेजी को अंग्रेज़ों के साथ मतलब विदा कर दिया जाए, बाकी यहाँ पर हिंदी को ही अपनाया जाए। लेकिन बाकी लोग जो हिंदी भाषी नहीं थे वो क्या कह रहे हैं, संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णाचार्य ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ये टीटी कृष्णाचार्य कह रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को उस समय कम पसंद करते थे। हिंदी भाषी राष्ट्र नहीं है, उधर तो तमिल और बाकी तेलुगु वगैरह वो भाषाएं चलती हैं। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया। रही तो अंग्रेजी की अंग्रेजी, जहाँ अदालतें हैं, सेवाएं हैं, विभिन्न राज्य हैं, इनके संचार के लिए जहाँ मुख्य रूप से हिंदी को होना चाहिए तो वहाँ पर अंग्रेजी को स्वीकार किया गया दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध के कारण। और आज अंग्रेजी क्या है, सबके सिर पर सवार है। लोग अपनी ही भाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। गतिविधि क्या है, अंग्रेजी को भारत की एक भाषा के रूप में बनाए रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले एक फ़ायदे और एक नुकसान पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। ये आप चर्चा नहीं कर सकते लेकिन इस पर लेख अवश्य लिख सकते हैं। संविधान की चर्चा में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये पूरे संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे, क्योंकि सामाजिक तौर पर विभिन्नता रहेगी, असमानता रहेगी, तो उसको हमें क्या करना है, उसको भी ख़त्म करना है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या थी। भाषा मतलब भाषा से संबंधित। राज्यों का गठन कैसे किया जाए, फिर इस पर बहुत विवाद छिड़ा कि राज्यों का गठन कैसे हो। हम लोग पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में समझेंगे इसके लिए और विस्तार से। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस समय। इसने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। जो भाषाई समूह, बड़े भाषाई समूह हैं, एक भाषा बोलते हैं, उनका अलग प्रांत होगा। ये कांग्रेस ने 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य पार्टी रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने आश्वासन दिया लोगों के लिए। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था, हिंदू अलग, मुसलमान अलग। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे जब पार्टीशन हुआ। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है, फिर से दंगा ना हो जाए, ये आशंका थी इस समय। प्रधानमंत्री पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे देश के और उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल उस समय। दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए।
वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत ये है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को। ये पीटी नेहरू के का कथन है, उन्होंने कहा था ये। क्यों? इसका कारण भी बताया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। अब यहाँ पर ये क्योंकि मतलब यह कारण नहीं बल्कि ये है कि जो कांग्रेस ने वायदा किया था कि भाषाई समुदाय जो है उसके लिए अलग प्रांत की व्यवस्था होगी, तो अब यहाँ पर कांग्रेस के नेता क्या है, इसके विरोध में जा रहे हैं। जैसे नेहरू जी को आप देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे और जगह जगह पर लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। इस चित्र को देखिए, गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अनशन पर बैठे थे और बाद में अनशन से ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये तेलुगु भाषी जो लोग थे उनके लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नाम से क्या है, आंध्र के नाम से एक राज्य का गठन हुआ। बाद में इसको आंध्र प्रदेश कहा जाने लगा। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। इनके लिए भी क्या है, अलग राज्य हो। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्यों के गठन के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट पेश की। इसने कहा कि जो अलग अलग भाषी लोग हैं इनको अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जो जिले और प्रांत हैं इनकी सीमा को दोबारा से तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। देखिए ये प्रदेश कैसे अस्तित्व में आए, उनकी कहानी है यहाँ। 1966 में फिर पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पहले 1966 से पहले ये सब एक ही थे, पंजाब हरियाणा। पंजाब में पंजाबी भाषियों जिनमें से ज़्यादातर सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। हरियाणा में हिंदी बोलने वाले ज़्यादा थे और पंजाब में ज़्यादातर सिख लोग थे, पंजाबी भाषी लोग थे ये। भाषाई राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का एक गठन हुआ। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें किस तरह की थीं? इस चित्र में आप देखिए, रियासतें जितनी भी रेड कलर से हल्का रेड ये दिख रहा है, ये रियासतें थीं। ब्रिटिश भारत का येलो वाला हिस्सा था ये। तो इसमें जो आपका केरल वाला हिस्सा है देखिए आप, ये एक रियासत थी उस समय। मैसूर भी एक रियासत थी। हैदराबाद, पश्चिमी दक्कन, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत, ग्वालियर, अजमेर, मेवाड़, राजपूताना, खैरपुर,
बहावलपुर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो राज्य था वो पंजाब उसमें पाकिस्तान में चला गया। फिर उत्तर प्रदेश, ये क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत राज्य, यहाँ पर ये लगा हुआ कश्मीर से। फिर गिलगिट और जम्मू और कश्मीर पंजाब राज्य। रामपुर था ये दिल्ली, रामपुर अंग्रेज़ों के अधीन, अंग्रेज़ों के शासन में था। संयुक्त प्रांत बनारस बिहार, ये सारे अंग्रेज़ों के अंडर में थे। यहाँ सिक्किम, भूटान और ये कुछ लोग ये यहाँ पर थे, त्रिपुरा, मणिपुर, ये कुछ क्षेत्र थे जो क्या है उस समय रियासतें थीं। बाकी ये जो येलो वाला पार्ट है ये सारा अंग्रेज़ों के कब्जे में था। सिलोन भी देखिए, इसमें सिलोन श्रीलंका भी शामिल है। ये भी क्या है, येलो दिख रहा है, मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी कब्जा कर रखा था। भूतपूर्व रियासतें, अन्य राज्य। अब इस चित्र को आप देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य, 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्यों की स्थिति ये थी: बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये जो रेड कलर से दिख रही है ना, ये पहले की रियासतें थीं। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं। परंतु 21 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। तो 31 अक्टूबर 1956 तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया था। फिलहाल इनको पहले ही ख़त्म कर दिया गया था और 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि तक इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। तो ये भूतपूर्व रियासतें हैं, आप देख सकते हैं इनके लिए। गतिविधि यहाँ दे रखी है सभी चित्रों के लिए, का, खा और गा। इनको देखें, ध्यान दें कि चित्र 5 खा में रियासतें दिखाई नहीं दे रही हैं और उन राज्यों को पहचानें जिनका 1956 और बाद में गठन किया गया था। उन राज्यों की कौन सी भाषाएं थीं। अब यहाँ देखिए, इस चित्र में गा वाला 1975 में भारतीय राज्य इस तरह से अस्तित्व में आए। केरल, तमिल, आंध्र, महाराष्ट्र, कुछ इस तरह का भारत हो गया। 1975 में कोई यहाँ पर आपको रियासत दिखाई नहीं दे रही है। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। ये कार्य काफ़ी तेज़ी से किए गए थे क्योंकि सिंचाई वगैरह की ज़रूरत थी, बिजली उत्पादन के लिए काम किए गए। राज्य शब्द का मतलब क्या है, सरकार से संबंधित ये शब्द है, मतलब राज्य का मतलब है सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। राज्य का अर्थ क्या है, सरकार से संबंधित। जबकि अलग अलग राज्य का, आज हम लोग स्टेट बोलते हैं तो अलग अलग जगहों की बात हम समझते हैं, जैसे अलग अलग प्रदेश हों, लेकिन यहाँ पर सरकार से संबंधित इसका अर्थ है। राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। अब देखिए, विकास योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी इस समय। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या सरकार के लिए जो के आधार पर कई प्रकार की 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो भारत जो था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक था। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे।
दोनों ही सेक्टर इसमें काम करेंगे, निजी क्षेत्र भी और सरकार भी। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, तो इसमें क्या है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं और राज्य हैं उनके बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब यहाँ से योजना आयोग सामने आता है क्योंकि ज़रूरत थी किस तरह से चीज़ें की जाए। चित्र 7 को देखिए, इस चित्र को आप देखिए, इसमें क्या है, गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से ये पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ था, गांधी सागर बांध। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तो यहाँ पर योजना आयोग का गठन किया गया था। 1950 में सरकार के आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और इसने सहमति दी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर भारत क्या है, आगे बढ़ेगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना तैयार की गई 1956 में, इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये मानना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मतलब मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। बहुत ही उत्तम स्टेटमेंट है। अगर मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी की अनुयायी कौन थी? मीरा बहन। 1949 में इन्होंने ये लिखा। स्रोत 2 में क्या